पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखाऊंगी, लेकिन पहले आंसर ढूंढना सिखाती हूँ। आंसर कैसे याद करना है, कैसे रिएक्शन को दिमाग में लेकर के चलना है। और मैं एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है? मार्कोवनिकॉफ रूल दिखाता है मेरा बच्चा। तो ये Br जा रहा है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कंपेयर करो, Br जा रहा है और ये OH नेगेटिव Br की जगह ले रहा है, सीधी सी बात है ना। तो दिस इज सब्स्टिट्यूट करना, दिस इज रिप्लेस करना। भी अटेम्प्ट कैसे करें, फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, अच्छे से स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या रिएक्शंस याद रहेंगी या नहीं रहेंगी। हेलो माय शिवरिंग स्टार्स, क्या हालचाल मेरे चमकते सितारे। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। आज बेटा जी मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, मैम हमने ना इस तरह के क्वेश्चंस को कभी प्रैक्टिस नहीं किया है और हमें आइडिया भी नहीं है भी किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और हमें इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। सो मैं जानती हूँ आपका पेपर बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक है और टेंशन उससे भी ज़्यादा है भी अटेम्प्ट कैसे करें, फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, अच्छे से स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या रिएक्शंस याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, और ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के पैटर्न पूछे जा रहे हैं तो क्या हम कर पाएंगे या नहीं। तो बेटा इन सभी मतलब क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, वो है प्रैक्टिस। तो उसी के लिए आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ विच आर कंप्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आप इनको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक क्लियर इमेज मिलेगी कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अपने पेपर के अंदर। आज की क्लास के अंदर आपको जितने भी सवाल देखने को मिलेंगे वो सभी CBSE की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाई हूँ, तो मिक्सचर आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, कुछ CBSE के द्वारा गिवन दिए गए क्वेश्चंस का सैम्पल पेपर में हो गया या उनकी वेबसाइट पर एडिशनल क्वेश्चंस के नाम से सेक्शन है वहां से हो गया। सो आई ब्रॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। स्टार्ट करते हैं बेटा जी सबसे पहले चैप्टर के साथ। उससे पहले मैं बता दूं फुल OC के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटेंसी वाले यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर बेटा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, चैप्टर नंबर 1 है, बुक नंबर 2 है हमारी, जिसके अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में कहता है 2 ब्रोमो ऑक्टेन रिएक्ट्स विद NaOH टू गिव 2 ऑक्टेनोल एज गिवन बिलो। तो बेटा ये एक रिएक्शन उसने आपको दे दी है, आपको एक इमेज दी है, इस इमेज के द्वारा वो कह रहे हैं ये रिएक्शन हो रही है। अब इस पे बेस्ड वो कुछ सवाल आपसे पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा सबसे पहला हमारे पास पार्ट आता है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहले पार्ट के अंदर वो आपसे ये जानना चाह रहा है भी बेटा यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो रही है। पहली बात मैम सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखाऊंगी, लेकिन पहले आंसर ढूंढना सिखाती हूँ। आंसर कैसे याद करना है, कैसे रिएक्शन को दिमाग में लेकर के चलना है। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को रिप्लेस कर देना, किसी की जगह ले लेना, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन बेसिकली जो होती है वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और अगर आप यहाँ पर इमेज को भी ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये Br जा रहा है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कंपेयर करो, Br जा रहा है और ये OH नेगेटिव Br की जगह ले रहा है, सीधी सी बात है ना। तो दिस इज सब्स्टिट्यूट करना, दिस इज रिप्लेस करना। कौन जगह ले रहा है? OH नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा, कौन जगह ले रहा है मैम? OH नेगेटिव। तो बेटा ये OH नेगेटिव कौन है, ये OH नेगेटिव कौन है? आइए बच्चा थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मैम ये OH नेगेटिव कौन है ना। आपने बोला NaOH के साथ ये रिएक्शन हो रही है जिसमें से ये OH नेगेटिव जाकर के Br की जगह ले रहा है। तो बेटा इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने बोला ये हमारी SN रिएक्शन है। SN रिएक्शन का मतलब क्या होता है? SN रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का तात्पर्य है न्यूक्लियोफाइल आएगा किसी की जगह, किसी को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? क्या वर्ड यूज किया मैंने बेटा? न्यूक्लियोफाइल यूज किया। कौन होता है ये न्यूक्लियोफाइल? बेटा न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और बेटा फाइल का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज ही न्यूक्लियोफाइल होती है। अब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है बेटा? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पे मैम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज जो है वो पॉजिटिव लविंग स्पीशीज है, उसको पॉजिटिव की जरूरत है। तो मतलब उस पर खुद पे कैसा चार्ज होगा मैम? नेगेटिव। तो अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करना तो ऐसा दिखेगा। तो ये जो OH नेगेटिव है ये कौन है हमारा? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या कर रहा है? ये आ रहा है और Br की क्या ले रहा है बेटा? जगह ले रहा है। क्या कर रहा है भाई? इसकी जगह ले रहा है। देखो इसकी जगह ले रहा है। अब ये जगह किस डायरेक्शन में ले रहा है ये जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है भी मैम? ये किस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है, ये जो हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया, ये आकर के अटैक, मतलब ये क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। किस जगह आकर के अटैच हो रहा है ये जानना जरूरी है। अगर तो ये बैक अटैक करता है और बैक साइड पर जुड़ जाता है,
बैक अटैक करेगा और बैक साइड पर जुड़ जाएगा, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट देगा, यानी कि इन्वर्जन कंपाउंड देगा, ठीक है। और यदि बेटा ये जो अटैच हो रहा है इसकी अटैचमेंट के अंदर बैक अटैक भी पॉसिबल होगा और बेटा फ्रंट अटैक भी पॉसिबल होगा। बैक अटैक होने की वजह से ये बैक साइड पर जुड़ जाएगा और फ्रंट अटैक होने की वजह से ये फ्रंट साइड पर जुड़ जाएगा। बैक साइड पर जुड़ने की वजह से ये कंपाउंड इन्वर्जन कंपाउंड कहलाएगा। फ्रंट साइड पे मतलब जहां से जा रहा है वहीं पे, जहां से Br नेगेटिव जा रहा है वहीं पे OH नेगेटिव जुड़ रहा है, तो बेटा वो हमें क्या मिलेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। इन दोनों के मिक्सचर को बेटे रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। कैसे आइए इसको यहां समझते हैं। आइए बच्चा देखो हो क्या रहा है मैम, ये OH नेगेटिव आ रहा है, देखो ये Br नेगेटिव इधर से जा रहा है और क्या ये इधर ही जुड़ रहा है, नहीं इधर तो हाइड्रोजन है, नहीं जुड़ रहा, मतलब कि ये फ्रंट साइड से नहीं जुड़ रहा, फ्रंट साइड पर नहीं जा रहा। कहां जा रहा है, ये बैक साइड से जा रहा है, ये बैक साइड से जा रहा है, देखो यहां जाके जुड़ गया, कार्बन के बैक साइड से जा रहा है और Br नेगेटिव आगे से निकल रहा है। तो बेटा फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं हुआ, यहाँ बैक अटैक पॉसिबल हुआ। क्या हुआ बेटे, यहाँ ओनली बैक अटैक हुआ, दोनों नहीं हुआ, ओनली बैक अटैक हुआ। तो ये जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है ये कैसा प्रोडक्ट है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है, इन्वर्जन कंपाउंड है। दूसरी बात, ये तो आप समझ गए, ये तो मैम आप समझ गए। तो बेटा ये किस केस में पॉसिबल है बच्चा, ये आपके SN2 के अंदर पॉसिबल होता है। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ओनली बैक अटैक होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। जबकि बैक अटैक और फ्रंट अटैक जो दोनों चीजें हैं ये आपकी बेटा SN1 रिएक्शन में पॉसिबल होती है, जिसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बोलते हैं। दूसरी बात, SN2 रिएक्शन बेटा 2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं भी 2 स्टेप में होती है, नो ऑपोजिट होगा बेटा, ये हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। और हमारी SN1 इसके नाम के ऑपोजिट बेटा ये 2 स्टेप में हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, ओनली बैक अटैक पॉसिबल है। तो बेटा ओनली बैक अटैक पॉसिबल है, तो मैम इसका आंसर हमारे पास SN2 आ जाता है। जस्टिफाई योर आंसर, क्या है भाई, जस्टिफाई। तो बेटा अभी मैंने पॉइंटर्स में लिखवा दिया है, ये पहले आप लिखोगे SN2, SN2 का मतलब बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा फुल फॉर्म, अभी लिखवा दी मैंने अगले पेज पर। दूसरी बात क्या लिखा जाएगा, बैक अटैक क्यों हुआ, क्योंकि मैम ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि मैम ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। अगर फ्रंट अटैक करोगे तो क्या होगा, तो रिपल्शन होगा। क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा। क्यों भाई, आगे से जाएगा तो Br नेगेटिव भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में बेटे रिपल्शन हो जाएगा, इसीलिए फ्रंट अटैक नहीं होगा। क्या होगा, बैक अटैक होगा, बैक अटैक होगा। तो इसीलिए बैक अटैक जिसमें होता है वहां क्या बनता है, वहां बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, वहां होती है SN2 रिएक्शन। कर लेंगे अटेम्प्ट इस सवाल को, वेरी गुड बेटा। अब आता है देखिए नेक्स्ट बी पार्ट आता है, ध्यान से सभी बच्चे बी पार्ट देखेंगे। भाई बी पार्ट में कहता है व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। भाई रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, आप ध्यान से देखना बेटा। जहां पर भी SN2 हो रहा है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो पहली बात बता देती हूं, यहाँ जो रेट होता है वो डिपेंडेंट होता है आपके रिएक्टेंट के, इनटू में जो भी आप न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इन दोनों पे डिपेंडेंट होता है। जबकि इस केस के अंदर इधर SN1 में रेट जो होता है यहाँ पे इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू सिर्फ और सिर्फ बेटा रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ सेकंड स्टेप में आता है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे, वहाँ ओनली रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ दूसरे स्टेप में आता है क्योंकि वो 2 स्टेप है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर वो कहता है, आप जानते हो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो भी रिएक्टेंट होगा इनटू में बेटा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। तो वो बोलता है पहले पार्ट में कंसंट्रेशन NaOH की हाफ हो गई है, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को तुमने आधा कर दिया है। क्या कर दिया, आधा, आधा कर दिया है। तो रेट भी क्या हो जाएगा, रेट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय हाफ, सिंपल।
भाई क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसको आधा कर दोगे वो भी आधा हो जाएगा। चलिए भाई सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ 2 ब्रोमो ऑक्टेन इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब अगर तुमने इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ कर दी बेटा तो क्या हो जाएगा मैम, तो भी हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी हाफ, तब भी रेट हमारा हाफ हो जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया सभी को? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो सभी ने एंजॉय किया होगा। चलिए बच्चा अगले सवाल पे चलते हैं, ये आप नोट कर सकते हो अगर किसी ने नोट करना है तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हियर इज योर सेकंड क्वेश्चन। अगेन बेटा ये आपके हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स चैप्टर का सवाल है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। 1-chloroethyl benzene undergoes hydrolysis by aqueous sodium hydroxide to give a mixture of 2 isomers as given below। आपको यहाँ पे 2 आइसोमर्स देखने को मिल रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, बेसिकली NaOH के साथ आप करवा रहे हैं। पहली बात तो स्टेट ऑफ द रिएक्शन फॉलोज द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। क्या हो रहा है भाई, मैं पहले ये पूछ रही। देखो एक सीधी सी बात बताती हूँ, जब भी आप वाटर को, जब भी आप क्या करते हो भाई, H2O को लेते हो, H2O को लेते हो तो आप यहाँ पर बेटा वीक इलेक्ट्रोफाइल का वीक न्यूक्लियोफाइल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो बेटा वाटर को लोगे तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, हमेशा ध्यान रखना। एक्वस NaOH अगर अकेला आता है सो दैट मीन्स वहां पर आप SN2 रिएक्शन करवा रहे हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो। बेटा ओनली वाटर आता है तो अगर हमेशा ध्यान रखना, वाटर आपके पास आ जाता है तो आपको क्या चीज का ध्यान रखना होगा भाई, यहाँ SN1 हो रही है। और इसका एक प्रूफ और आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये वाला प्रोडक्ट अगर आप देखो तो जहां से Cl जा रहा है, वाटर का OH नेगेटिव जो है बेटा वो उसी तरफ अगर आता है तो वो आइसोमर 2 बनता है, उसी तरफ आता है तो उसको रिटेंशन बोलते हैं। अगर OH नेगेटिव दूसरी तरफ आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, इसको सही कर लेना, है ना। तो इन्वर्जन और रिटेंशन SN1 में बनता था, तो मतलब कि मैम यहाँ से आंसर आ गया SN1। क्या आ गया, SN1 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ से आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया SN1। अगला बेटा पार्ट देखना, कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म। अब आप सभी बच्चे जानते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया SN2 तो सिंगल स्टेप होता है, लेकिन बच्चा देखो अगर मैं बात कर रही हूँ SN1 की तो बेटा ये क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है मैम हमारी, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होगा। पहले स्टेप में बेटा फॉर्मेशन होता है कार्बोकटायन का। कौन बनता है, कार्बोकटायन बनता है, कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड स्टेप में बेटा क्या होता है, अटैक होता है ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या करता है, अटैक करता है। तो अगर बेटा मैं बोलती हूँ पहले स्टेप में कार्बोकटायन कैसे बनेगा, जैसे आपके पास ये पर्टिकुलर केस है, ठीक है, मैं इस केस को यहाँ ड्रॉ करना चाहूंगी, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ Cl लगा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है एंड वी हैव अपनी रिंग ओवर हियर, राइट। बेटा पहले स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ से चला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के। जब Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो कार्बन के केस में क्या होगा भाई, कार्बन के अंदर तीनों चीजें जो है एक प्लेन में आ जाती है, एक प्लेन में खुद को एडजस्ट कर लेता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स वो ले गया। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो बेटा ये कार्बोकटायन ही हमारा कौन है, यही हमारा इंटरमीडिएट है, यही हमारा इंटरमीडिएट है। तो बेटा दिस इज द आंसर बी पार्ट का। बेटा ये इंटरमीडिएट यहां से क्रिएट हो जाता है, ये हमारे बी पार्ट का बेटा जी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ। चलिए जी अगला सवाल कहता है एक्सप्लेन व्हाई 2 आइसोमर्स आर फॉर्म्ड एंड व्हिच वन विल प्रीडोमिनेट। पहली बात तो कौन सा आइसोमर बनता है, देखिए बेटा यहाँ पे 2 आइसोमर्स बन रहे हैं, क्यों 2 बने वो ये पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेटा फ्रंट अटैक भी हो सकता है, यहाँ पे बेटा बैक अटैक भी हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि पहले स्टेप में कार्बोकटायन है, तो फ्रंट जब कार्बोकटायन बनता है तो फ्रंट से भी पॉसिबल कर सकते हो, बैक से भी कर सकते हो, क्योंकि कोई रिपल्शन नहीं होती है। इस वजह से दोनों तरफ से आप अटैक कर सकते हो, क्योंकि SN2 में क्या था, फ्रंट से करते थे रिपल्शन होती थी, इसीलिए पॉसिबल नहीं था। पर यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, तो पहले स्टेप में कार्बोकटायन बन गया तो कहीं से भी अटैक पॉसिबल है, ठीक है। अब ये बताइए भाई विच वन विल प्रीडोमिनेट, हाँ जी कौन बताएगा, प्रीडोमिनेट का मतलब ज्यादातर क्या बनता है, आपसे ये पूछा गया भाई। इनमें से अगर मैं बोलती हूँ विच विल बी लाइक क्रिएटेड मोर इन अमाउंट, अगर मैं ऐसे बात करूं भी भाई कौन प्रीडोमिनेट करता है, तो आइसोमर 1 हमारा प्रीडोमिनेट करता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 क्लोरोइथाइल बेंजीन विद दैट ऑफ 1 ब्रोमोइथाइल बेंजीन अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब वो ये कहता है आपने कंपेयर करना है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका, 1 क्लोरोइथाइल बेंजीन का और 1 ब्रोमोइथाइल बेंजीन का, मतलब क्लोरीन ले रहे हो या ब्रोमीन ले रहे हो। तो बेटा एक नॉर्मल सी चीज अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की हम बात कर रहे हैं, ब्रोमीन का साइज क्या है, ज्यादा है ना। तो बेसिकली जो हमारा RBr का बॉन्ड है वो इजीली टूट जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या साइज ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी ज्यादा हो जाएगी जी, 1 ब्रोमोइथाइल बेंजीन की हो जाएगी, क्योंकि जो ब्रोमोनियम आयन हमारे यहाँ से क्रिएट होता है बेसिकली उसकी तरफ वजह से जो आयन क्रिएट होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा मैम, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं जी हम अगले क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर बढ़ते हुए। बेटा हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आप सभी के सामने, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ए पार्ट के अंदर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंपाउंड्स हैज अ कायरल सेंटर, इन दोनों में से किसका कायरल सेंटर है। पहली बात तो ये समझेगा कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है। कायरल सेंटर का मतलब होता है सेंटर, अ कार्बन which has 4 different groups, ऐसा कार्बन जिसपे क्या लगे हैं बेटा, 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, उसको कायरल सेंटर का नाम दिया गया है। अगर मैं इसको यहाँ पर देखती हूँ, इस कार्बन पे 3 सेम ग्रुप है, ये तो नहीं हो सकता, इस पे 2 सेम हाइड्रोजन है, ये नहीं हो सकता। इस कार्बन को देखो, 1 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल, 1 ब्रोमीन और 1 इथाइल, चारों अलग ग्रुप है, तो बेटा यहाँ पर कायरल सेंटर हमें दिख गया। यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर अगर आप थोड़ा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो बच्चा, इस हमारे पास देखो ये कार्बन है, लेकिन ये क्या है, कार्बन ऐसा नहीं है, ये CHO ग्रुप लगा है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बेटा CHO ग्रुप हमें ऐसा देखने को मिलता है, ये CHO ग्रुप हमें ऐसा देखने को मिलता है ना। तो आप यहाँ पर लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करो भी, अगर आपको इसमें हल्की सी भी कंफ्यूजन है, इस कार्बन पे आ जाओ, 1 हाइड्रोजन है, 1 OH है, 1 CH2OH और 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बेटा ये भी कायरल सेंटर है, 4 अलग ग्रुप है इसके ऊपर, है ना। तो भाई कंपाउंड P एंड कंपाउंड Q दोनों के पास क्या है, कायरल सेंटर है, दोनों ही इसके आंसर्स में आ जाएंगे। अगला बेटा आता है 2 कंपाउंड्स X एंड Y आर इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर, 2 कंपाउंड्स है X और Y है, एक दूसरे के इनैंशोमर्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम वन फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज सेम फॉर X एंड Y एंड इज डिफरेंट फॉर X एंड Y। बेटा सेम की बात करती हूं तो सेम के केस में देखो, आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की दोनों केसेस ले सकते हो। मैम सेम हमारा क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, और डिफरेंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे देखेंगे। द टेबल शोन बिलो शो सम ऑफ द फीचर ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, उसने आपको 2 दे दिए हैं, टेबल दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रोज शोज एन इनकरेक्ट फीचर फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द मैकेनिज्म। भाई इसके अंदर कौन सा एक इनकरेक्ट फीचर आपसे ये पूछा गया है, देखते हैं। SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, SN2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। रिएक्शन फेवर्ड बाय एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN2 में रिएक्शन फेवर्ड बाय नॉन बल्की, हाँ बेटा वहां बल्की ग्रुप नहीं होते हैं, बल्कि ग्रुप इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हिंड्रेंस होने लग जाती है, ये भी सही है। रिएक्शन फेवर्ड बाय गुड लीविंग ग्रुप, रिएक्शन नॉट फेवर्ड बाय गुड लीविंग ग्रुप, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है यार, एसेमाइजेशन होती है वहां इन्वर्जन बनता है, तो बेटा सी पार्ट इज टोटली रॉन्ग, इनकरेक्ट फीचर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है जी इस सवाल के लिए। MCQ काइंड ऑफ क्वेश्चन था बेटा, तो आंसर बेटा अपना सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर सी। चल सकते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा बेटा जी। क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी दी मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगेन MCQ काइंड ऑफ क्वेश्चन है। HBr को ऐड कर रहे हो बेटा, HX की एडिशन, हाइड्रोजन हैलाइड को जब ऐड करते हो, 2 केसेस अब इसके अंदर हो सकते हैं HBr के केस में, एक हो सकता है HBr विद पेरोक्साइड, ठीक है, और एक बेटा केस होता है ओनली HBr। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में ओनली HBr गिवन है, तो ओनली HBr के केस में बेटा आप लगाएंगे मार्कोवनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगेगा बेटा, मार्कोवनिकॉफ रूल। और HBr विद पेरोक्साइड के केस में क्या लगाएंगे बेटा, यहां लगेगा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगेगा मैम, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगने वाला है। तो बेटा मार्कोवनिकॉफ रूल यहाँ पे इस केस में लगेगा क्योंकि अकेला HBr दे रखा है, तो मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है, भी नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, नेगेटिव पार्ट कौन है भाई, Br नेगेटिव, एडेंडम मतलब जिसको तुम ऐड कर रहे हो, विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन आटम जिसके पास कम हाइड्रोजन है। भाई इन दोनों में से इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, तो ये कम वाले पे जाएगा और H पॉजिटिव ज्यादा वाले पे जाएगा, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2, इस पे आ गया बेटा Br, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो बेटा हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बेटा आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी।
चलिए भाई आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 6। आप सभी के सामने कहता है द इमेज बिलो शोज डिफरेंट स्टेजेस फॉर SN1 रिएक्शन विच आउट ऑफ द 2 स्टेजेस X एंड Y विल बी स्लोअर एंड वाई। बेटा यहाँ पर उसने बोला 2 स्टेजेस दिख रही हैं, स्लो कौन सा होगा और क्यों ऐसा होगा। तो बेटा अगर आप इसको लॉजिकली देखने की कोशिश करो, ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हमें दिख रहा है। 3 डिग्री क्यों? क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 R ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है। और X की प्रेजेंस में बेटा ये आपको इस तरीके का कार्बोकटाइन बना करके दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको समझो, ये SN1 रिएक्शन का पहला स्टेप है ना। तो बेटा पहले स्टेप में जब होती है फॉर्मेशन किसकी, जब मैम होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, क्या होगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, तो वो स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है, क्योंकि वही स्टेप जो होता है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेटा वही स्टेप हमारा कैसा होगा, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इस वजह से ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि यहाँ कार्बोकटाइन बनता है। तो मैम जो हमारा एक्स स्टेप है वो स्लो स्टेप होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बच्चा मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोप्रोपेन एंड आई नेगेटिव आयंस, ठीक है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रोपेनॉन सॉल्वेंट, द रेट लॉ उसने आपको दे दिया, ये है। विच मैकेनिज्म डज इट फॉलो। पहली बात तो मेरे बच्चे रेट दे दिया, रेट को देखो, रेट में रिएक्टेंट भी आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है जो उसकी जगह ले रहा है। तो दोनों वाला अभी रेट मैंने बताया था कौन सी रिएक्शन में होता है मैम, SN2 में होता है, क्योंकि SN1 में सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर ही रेट डिटरमाइन करता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आता है। तो भाई SN2 आएगा, आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं। पहली बात तो मैम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे जो रेट है वो दोनों पे डिपेंडेंट है, इस वजह से ये SN2 है, ठीक है। आंसर आ जाएगा जी इसका SN2। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द रेट इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एंड जस्टिफाई। बेटा इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन क्या होगी, अब ये बेटा क्या है, 3 डिग्री RX है। मैं एक पहली बात बता देती हूँ, जब भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आप लेते हो तो आप SN1 रिएक्शन को फेवरेबल करवाते हो, SN1 करवाते हो। क्यों? क्योंकि SN1 के ऑर्डर में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ऑर्डर चलता है, SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलता है। तो जब भी ऐसे 3 CH3 ग्रुप आप कार्बन पे लगा देते हो वो 3 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री में हमेशा SN1 होती है। तो उसका रेट जो होता है अकेला एंड अकेला किस पे डिपेंडेंट होता है, अकेला एंड अकेला डिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट पे, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं होता, क्योंकि पहले स्टेप में यहाँ कार्बोकटाइन बनता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, तो इसका रेट ऐसा लिखा जाएगा। वेरी गुड बेटा जी। तो ये आपके बेटा क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। दीज वर दी मैं कह सकती हूँ जी क्वेश्चंस ऑफ दी चैप्टर दैट इज योर, ठीक है, दैट इज योर हेलो एल्केन्स वाला। अब बेटा क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हम शुरू करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एंड दिस इज दी चैप्टर नंबर 2। ये आपकी बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 है ओसी का, ठीक है जी। तो क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना, ब्यूट 1 इन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। वो कहता है इन दी प्रेजेंस ऑफ HBr, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। दूसरा पार्ट है व्हिच विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन वाई। तो पहली बात तो ब्यूट 1 इन ड्रॉ करते हैं। ब्यूट का मतलब होता है मैम 4 कार्बन, 1 इन का मतलब फर्स्ट और सेकेंड में डबल बॉन्ड होगा। इनकी मैम वैलेंसी को सेटिस्फाई अगर हम करते हैं तो इस तरीके से ये हमने क्या बना लिया मैम, ब्यूट 1 इन बना लिया। अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर HBr को ऐड करना है। उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया भी तुमने पेरोक्साइड लिया या नहीं लिया, लेकिन हाँ उसने मैकेनिज्म का नाम बता दिया है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और मैं एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है, मार्कोवनिकॉफ रूल दिखाता है मेरा बच्चा। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, जिस मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। तो भाई Br नेगेटिव के अंदर ये कहाँ जाएगा, इसके पास एक है, इसके पास 2, Br नेगेटिव इधर जाएगा, H पॉजिटिव इधर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2 CH, इस पे जुड़ गया Br, इस पे आ गया CH3। बेटा ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है ना यार, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, प्लस माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका उल्टा, Br को दूसरी तरफ जोड़ दो, उल्टा बना दो, ये क्या बनेगा मैम, माइनर बनेगा। मेजर ये क्यों हुआ, माइनर क्यों हुआ, क्योंकि दिस फॉलोज मार्कोवनिकॉफ रूल, सीधी सी बात है। वाई में क्या आएगा, वाई दिस इज मेजर मैम, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, वाई इट इज मेजर बिकॉज ये मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। क्लियर हो गया। चलो बेटा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 4 कंपाउंड्स एन ईथर एन एल्डिहाइड एन अल्कोहल एंड एन एल्केन, हेलो एल्केन ऑफ अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट आर गिवन बिलो, ठीक है जी। वो कहता है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द 4 कंपाउंड्स इज द अल्कोहल। सीधी सी बात है, एक लॉजिकल पॉइंट बताती हूँ यार, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कभी भी याद रखना हो ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है,
फिर आता है अल्कोहल, फिर आता है एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, फिर आता है आपके पास ईथर और फिर आपके पास आता है हाइड्रोकार्बन। बेटा कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, हर चैप्टर के अंदर यही चीज आपको सिखाई जाती है। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड फिर अल्कोहल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड उसने नहीं दिया तो अल्कोहल तो दिया है ना, तो सबसे ज्यादा जो भी होगा वो अल्कोहल का होगा। 118 डिग्री सेल्सियस यानी कि एस जो है वो अल्कोहल का आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया है, हमेशा ध्यान रखना। ये ऐसा क्यों हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बेटा डाइमर बनता है और अल्कोहल के अंदर अकेली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलो बेटा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। किस पे जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10th पर, ध्यान से देखिएगा। प्रिडिक्ट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा मेन प्रोडक्ट आपसे यहां से पूछा गया, उसको प्रिडिक्ट करो। राइट द रिएक्शन मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन व्हाई दिस आइसोमर प्रीडोमिनेंस, ऐसा क्यों होता है? तो भाई सीधी सी बात है, देखो आप यहां पर क्या हो रहा है यार, HBr के साथ रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है बच्चा? HBr के साथ रिएक्शन हो रही है। तो लॉजिकली देखो यार, HX एक तरह से आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो क्या? अगर इसको आप समझने की कोशिश करते हो तो मैम आप यहाँ पे किसका एडिशन करवा रहे हो? ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा मैम? वाटर निकलेगा और Br नेगेटिव आएगा। भाई होना तो जनरली यही चाहिए ना, होना तो जनरली यही चाहिए भी मैम। यहाँ पर क्या होगा? HBr जब आएगा किस तरीके से होगा? तो पहले तो क्या होता है, देखो मैं इसका मैकेनिज्म साथ में करवाती हूँ, सेकेंड पार्ट भी आपका साथ में हो जाएगा, उसी के साथ अपन रिएक्शन को कर लेंगे। भाई पहले पार्ट में क्या होता है? प्रोटोनेशन होती है। क्या होता है बेटा? प्रोटोनेशन होती है। HBr का H पॉजिटिव जो है ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट करता है, तो हमें क्या मिलती है? पहला स्टेप लिखना चाहते हो, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा ये OH पे एक H पॉजिटिव आ गया तो OH2 पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन ने डोनेट किए थे इस वजह से, यहाँ CH2 CH3 है। अब बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं भी जो वाटर है इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा यहाँ से निकल जाएगा। आपको यहाँ से क्या मिलेगा? CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3। अब बेटा दिस इज अ 2 डिग्री कटाइन, यहाँ से एक हाइड्रोजन दे दूंगी 3 डिग्री हो जाएगा। तो यार यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट टेक्स प्लेस करेगा क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है 3 डिग्री बनाने के लिए। तो बेटा ये एक हाइड्रोजन जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो हमें मिलता है CH3, C पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक चीज बेटा, ये हाइड्रोजन मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस वाले हाइड्रोजन की, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, इस पे एक CH3 लगा हुआ है, CH2 हो जाएगा इधर और यहाँ CH2 CH3 आ जाएगा। तो बेटा दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकटाइन, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है। तो आप मैकेनिज्म दिखाओगे। नेक्स्ट स्टेप में बेटा कौन आएगा? मैम Br नेगेटिव आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, हमें मिलेगा CH3C, इधर CH3 लगाए, CH2 CH2 CH3 हो जाए तो कौन आ गया? Br आ गया। तो बेटा इस तरीके से आपका ये कंपाउंड क्रिएट हो जाता है। नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मैम, यहाँ से बनेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्लियर है? तो बेटा ये यहाँ से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म बता दिया, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगी बेटा, उसके बाद आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाने वाला है। चलो जी बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने, ध्यान से देखिएगा। Priyanka is comparing the solubility of 1 butanol and 1 pentanol in water, which is likely to be less soluble in water and why? भाई क्या होगा less soluble? आपसे ये पूछा गया। पहली बात तो बेटा you should know that lower molecules are soluble, ठीक है, अच्छे से, as soon as नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। बेटा जैसे ही आप कार्बन एटम की संख्या बढ़ाने चले जाते हो, हाइड्रोफोबिक पार्ट, कौन सा पार्ट? हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब पानी में ना घुलने वाला पार्ट बढ़ने लग जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बढ़ने लग जाएगा, पानी में ना घुलने वाला पार्ट बढ़ने लग जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटने लग जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो बेटा ब्यूटेनॉल के अंदर आपके पास 4 कार्बन एटम है, पेंटेनॉल में 5 कार्बन एटम है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो गया तो कहूंगी हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा हो गया, तो भाई इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो लेस सॉल्युबल कौन आ गया भाई? 1 पेंटेनॉल आ गया। वाई मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा, इस वजह से ऐसा हो गया है।
चलो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 2-methyl-bute-2-ene is reacted with water in the presence of an acid catalyst। ऐसा कुछ हुआ है, ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, ध्यान से इसको समझो। वो कहता है प्रिडिक्ट एंड राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, गिव द रिएक्शन मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेटा क्या हो रहा है, इसको आपने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, मतलब ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है ना। और ये कौन सा मेथड है, दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ, दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। पानी को ऐड करने का डायरेक्ट मेथड है, वो भी कौन से रूल से, वो भी भाई मार्कोवनिकॉफ रूल से। तो मार्कोवनिकॉफ रूल से कैसे ऐड करवाओगे बेटा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर आपने वाटर ऐड करवाना है। यहाँ लिख देते हैं CH3 का इस पे ट्वाइस है, मतलब 2 बार CH3 लगा है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। बेटा पानी ऐड करवाना है डायरेक्टली एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में करवाना है। तो वाटर में नेगेटिव पार्ट जो होगा एज पर दी मार्कोवनिकॉफ रूल उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है। भाई इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो H पॉजिटिव इस वाले पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हमें मिलेगा CH3COH, CH3 CH2 CH3। बेटा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब जैसे इसमें बोला माइनर प्रोडक्ट भी बताओ, तो अब OH नेगेटिव को दूसरी तरफ भेज दो, दूसरे डबली बॉन्डेड वाले पे भेज दो, बेटा वो आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बेटा ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। बेटा मैकेनिज्म अभी हमने करा था, जिस तरीके से एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होगा, ठीक है, पहले प्रोटोनेशन होगी, उस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, सबसे पहले H पॉजिटिव आता है, उसके साथ रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। चलिए जी चलते हैं जी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपका आ जाता है अब आपके चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के सवाल आपके सामने आ गए हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ बुक नंबर 2। बेटा क्या क्वेश्चन है, अ कार्बोनाइल कंपाउंड X। बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन हो सकता है, मैम कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है ना। डज नॉट गिव अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद फेलिंग सोल्यूशन, मतलब क्या बेटा, पहली बात तो फेलिंग सोल्यूशन कौन टेस्ट देने वाला, मैम फेलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड्स टेस्ट देते हैं, मतलब ये क्या होगा, ये कीटोन होगा। ये तो पता चल गया, ये क्या हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे, एक कीटोन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कंपाउंड XB, क्या हो सकता है, प्रोपेनॉल होगा, एल्डिहाइड होगा, नहीं यार, वन तो नहीं होगा, वन तो नहीं होगा। अब भाई बाकी ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, देखो कीटोन तो होगा ही होगा, कीटोन तो होगा ही होगा, सेकंड तो होगा ही होगा, है ना, सेकंड तो होगा ही होगा, ये फोर्थ तो कुछ भी नहीं दे रखा है, सेकंड तो होगा ही होगा। अब क्वेश्चन आता है मैम क्या थर्ड होगा या नहीं होगा, सवाल आता है क्या थर्ड होगा या नहीं होगा। तो बेटा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कंपाउंड XB, तो मैंने बोला देखो एल्डिहाइड्स ये टेस्ट करवाते हैं, कीटोन्स नहीं करवाते हैं, और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं करवाते हैं, मतलब ये टेस्ट नहीं करेगा। तो देखो सीधी सी बात है, X कीटोन भी हो सकता है, बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड तो ये टेस्ट कर देता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड कर देता है। तो एरोमेटिक वाला ये केस और ये केस हमारे पास आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी सिर्फ और सिर्फ हम देखें तो एलिफैटिक हमारे जो एल्डिहाइड्स है वही टेस्ट, ये वाला टेस्ट दे सकते हैं और ब्राउन प्रेसिपिटेट दे सकते हैं, बट वो बोल रहा है कौन नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो एल्डिहाइड तो देता है, तो वो तो नहीं होगा, तो कीटोन या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है। तो आंसर डी बेटा यहाँ सही आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यार अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने, ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड चैप्टर का ही। Which of the following compounds are produced in an aldol condensation reaction of acetaldehyde and
एंड प्रोपेनोन। किसकी रिएक्शन हो रही है बेटा? एसीटैल्डिहाइड की हो रही है, यहाँ लिख लेते हैं। किसकी रिएक्शन हो रही है यार? एसीटैल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है मैम, और रिएक्शन हो रही है प्रोपेनोन की रिएक्शन हो रही है। पहली बात तो एसीटैल्डिहाइड का मतलब ये होता है, और प्रोपेनोन का मतलब क्या होता है? प्रोपेनोन मतलब कीटोन है, 3 कार्बन है। तो बेटा ये हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इसकी सेल्फ एल्डोल से मिलेगा, एक इसकी सेल्फ एल्डोल से मिलेगा। थर्ड प्रोडक्ट में ये हमारा क्या बनता है जी? यहाँ से कार्बोनाइन बनता है, दूसरे पे अटैक करेगा। फोर्थ में उसका कार्बोनाइन बनेगा, इस पे अटैक होगा। कहना क्या चाह रही हूँ मैम आप? देखो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है? एल्डोल कंडेंसेशन तो पहली बात एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात, पहले स्टेप में बेटा बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनायन। क्या बनता है मैम? फॉर्मेशन होता है कार्ब अनायन का। दूसरे स्टेप में होता है मैम अटैक ऑन अदर एल्डिहाइड। क्या होता है? अटैक ऑन अदर एल्डिहाइड होता है। आइए पहले हम क्या करवाएंगे? इसकी सेल्फ एल्डोल करवाएंगे, मतलब इसके 2 प्रोडक्ट लेंगे, 2 रिएक्टेंट लेंगे। CH3CHO मतलब ये ऐसा है, इसके हमने क्या लिए बेटा? 2 रिएक्टेंट लिए। पहले स्टेप में बेटा क्या होता है? इस रिएक्टेंट के ऊपर, जैसे ये ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन जो है बेस OH नेगेटिव आता है, लेके चला जाता है। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया? कार्बन आयन। अब इस कार्बन आयन का अटैक इसी पे करवाते हो तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमारी हो जाती है। कैसे अटैक होता है? ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, हमें क्या मिलेगा? CH3CO नेगेटिव, H पहले से लगा है, कौन आके जुड़ गया? CH2 C डबल बॉन्ड OH। बेटा अगले स्टेप में आप इसको H पॉजिटिव दे देते हो, CH3CHOH CH2, यहां से आपको क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड OH। बेटा ये हमारा बन गया इनल फॉर्म। अब ये एल्डोल हो गया, एल्डोल के बाद आप करवाते हो कंडेंसेशन, मतलब वाटर रिमूव करवाते हो। कैसे बेटा? यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां से एक OH निकल जाएगा, इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। देखते हैं बेटा क्या ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है? ध्यान से बेटा, आप इस पहले प्रोडक्ट को आप देखोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या बन रहा है भाई? ये हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड, तो बेटा ये रहा हमारा, ये रहा प्रोडक्ट, ये हमारा क्यू प्रोडक्ट है जो हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया है बच्चा, ये हमारा क्यू प्रोडक्ट हमने बना दिया। बेटा अगले स्टेप में मैं प्रोपेनोन की क्या करवाने वाली हूँ? प्रोपेनोन की सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करवाने वाली हूँ, क्योंकि बेटा क्रॉस एल्डोल में ना 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 सेल्फ की वजह से, 2 क्रॉस की वजह से। तो बेटा यहाँ देखते हैं, पहले यहाँ पे क्या होगा मैम? OH नेगेटिव आएगा, ये ग्रुप के रिगार्ड में ये अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड हो CH3। अब बेटा इसका अटैक इस पे करवा दो, दूसरे कीटोन पे करवा दो। कैसे होगा मैम? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव जाएगा इधर, डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। ध्यान से देखिएगा, हमें मिलेगा CH3CO नेगेटिव CH3, और कौन जुड़ गया इससे? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा अगले स्टेप में कौन आएगा? H पॉजिटिव आएगा, जब वो इधर H पॉजिटिव जुड़ेगा CH3COH CH3, यहाँ आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा अब होगी कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में वाटर रिमूव करेंगे। वाटर कैसे? इस ग्रुप के रिगार्ड में एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH यहाँ से, इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर लगा एक CH3। बेटा ये देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। बेटा ये रहा S प्रोडक्ट हमने ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है, ये वैलेंसी पूरी कर लेना भाई। S प्रोडक्ट मैम हमने बना लिया है, S प्रोडक्ट क्या बना लिया है? S प्रोडक्ट बना लिया है। अब बेटा हम करवाने वाले हैं इनकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। पहले स्टेप में हमारे पास आता है CH3, देखो C डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन प्रोपेनोन से करवाएंगे। तो बेटा इसका हम बनाते हैं इस बार कार्बन आयन, इसका एक H पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ से मिलेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, इसका अटैक इस बार कीटोन पे करवा दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाएगा, क्या मिलेगा? CH3CO नेगेटिव CH3, कौन जुड़ गया बेटा इस पे जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड O H। अगले स्टेप में बच्चा आप इसको H पॉजिटिव दे दोगे, इस पे H पॉजिटिव आ जाएगा, CH3COH, एक CH3 पहले से है, इस पे कौन जुड़ा है? CH2 C डबल बॉन्ड OH। बेटा अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में मैम यहाँ से वाटर निकालना है, इसका H और इसका OH चला जाएगा, हमें मिलेगा CH3C
CH3 डबल बॉन्ड C H, ये आ जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। बेटा हमारा P प्रोडक्ट हमें मिल गया। क्या मिल गया? P प्रोडक्ट हमें मिल गया। देखिए ध्यान से, दिस इज दी P प्रोडक्ट। बेटा P प्रोडक्ट है। बेटा लास्ट आता है क्रॉस एल्डोल का, जिसके अंदर प्रोपेनोन जो है, जिसके अंदर प्रोपेनोन जो है वो क्या बनाएगा? कार्ब अनायन बनाएगा और अटैक करेगा आपके एसिटाल्डिहाइड पे। तो भाई इसका एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका अटैक बेटा हमने करवाना है इसके ऊपर। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। CH3 C O नेगेटिव, H पहले से लगा है, कौन जुड़ गया? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ गया। क्या देंगे बेटा? H पॉजिटिव दे देंगे। तो बेटा इसको H पॉजिटिव दे दो। CH3 CH OH, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा क्या करना है? पानी रिमूव करना है। एक हाइड्रोजन एक OH यहाँ से जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। भाई ये कौन सा प्रोडक्ट है? आइए चेक कर लेते हैं। तो बेटा R प्रोडक्ट, सीधी सी बात है, ठीक है, यहाँ C आएगा पहली बात। R प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल गया, R प्रोडक्ट बेटा मिल गया। तो बेटा PQR S तीनों चारों मिल गए मतलब हमें। तो बेटा आंसर आएगा, क्या बनेगा यहाँ से? तो बेटा ऑल PQRS चारों के चारों आपको यहाँ से ऑब्टेन हो जाएंगे। मुझे लगता है यार ये सवाल बहुत ही बढ़िया था और इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा क्या हो गया बेटा? रिवाइज हो गया है। चलो जी अगले सवाल के ऊपर मैम प्रोसीड करते हैं, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। चलो भाई अगला सवाल, अगला सवाल। बेटा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था शायद या 15 था, हाँ 14 था। अब हम कर रहे हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन कहता है बिटवीन 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, हमें क्या दे दिया? एक उसने हमें दे दिया 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड है तो 1 2 3 4 यहाँ नाइट्रो ग्रुप लग गया, NO2 ग्रुप लग गया, एंड बेंजल्डिहाइड। और क्या है भाई? बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। क्या कह रहा है वो? विच विल बी मोर रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और क्यों ऐसा होगा? तो यार लॉजिकली एक बार इसको समझने की कोशिश करो। उसने हमें क्या सवाल दिया है? ज्यादा रिएक्टिव कौन होने वाला है? तो मुझे ऐसा लगता है, देखो पहली बात तो NO2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, इसलिए वजह से ये ज्यादा क्या हो जाता है बेटा? रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी बोलो जी। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शंस। बेटा इसका स्ट्रक्चर बताना है। तो बेटा ये जो हमारी रिएक्शन है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हो रही है, दिस इज अवर कैनिजारो रिएक्शन। बेटा यहाँ इस ग्रुप के साथ जो कार्बन है इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaOH में होता है, तो यार सीधी सी बात है, पहली बात तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? यहाँ पे आपको एक तरह से आपको सॉल्ट देखने को मिलता है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो क्या होता है? CH3 C CH3 CH3 COO Na, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ऐसे आपको एक सॉल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात बेटा, दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। एक आपको यहाँ पे क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। तो अल्कोहल के केस में देखते हैं CH3 C CH3 CH3 CH2OH। तो बेटा ये आपका कैनिजारो रिएक्शन इस तरीके से परफॉर्म करवाई जाती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस के अंदर। चल सकते हैं जी, आगे बढ़ सकते हैं। अगर सभी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो क्या हम आगे बढ़ें? चलो जी, कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हुए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ गया है अमाइंस चैप्टर से। कौन से चैप्टर से आ गया बेटा? अमाइंस चैप्टर से आ गया है। तो अमाइंस चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर बेटा 4th चैप्टर होने वाला है बुक नंबर 2 का। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, 2 स्टेटमेंट उसने आपको नीचे दे दी है, ध्यान से देखिएगा। एक्सर्शन रीजन है, वो कहता है एनिलिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। पहली बात तो यार एनिलिन जो है वो इस तरीके से होता है जब हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है। और बेटा एक बात बता देती हूँ, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो होती है बेसिकली ये जो रिएक्शन है इससे आप प्राइमरी अमाइन बना सकते हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक, ठीक है। एरोमेटिक यहाँ नहीं बनता, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओ ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही हो गई। एक सेकेंड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, हाँ जी तो ये बिल्कुल सही है। हाँ इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही बनता है, एरोमेटिक नहीं बनेगा,
ठीक है। अच्छा अगली चीज, एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कहता है एराइल हैलाइड्स जो हैं वो अंडरगो नहीं करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप सभी बच्चे जानते हैं एट अ हायर टेम्परेचर बेटा एराइल हैलाइड्स करते हैं। एट गिवन हाई टेम्परेचर पर आप इस रिएक्शन को करवाते हो, पर ठीक है आप हाई टेम्परेचर पर बेटा इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, डू नॉट अंडरगो। देखो वो परफॉर्म एसिड रिएक्शन करते हैं बट हाई टेम्परेचर पर 663 केल्विन पर आप करवा सकते हो रिएक्शन। तो बेटा ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही होती है। हाँ अगर यहाँ लिखा होता ना डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो भाई तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था। नॉर्मल कंडीशंस पे वो नहीं करता है परफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक दिखाता है रिएक्शंस। पर सिंपल ऐसे लिखा तो आधी अधूरी स्टेटमेंट है ना, तो एजर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, वो कहता है दो स्टेटमेंट दिए, प्रोपाइल अमाइन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड फॉर्म्स एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। वो कहता है आपने क्या करवाया, हाँ भाई डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। पहली बात तो आप यहाँ पर कोई भी अमाइन ले सकते हो, ठीक है, और उसकी पर्टिकुलर की रिएक्शन आप करवा सकते हो, ठीक है। वो कहते हैं एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल एट 273 से 278 केल्विन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो भाई अब यहाँ पर वही है, कौन सही है और कौन किसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो भाई ये तो ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ वो एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे मैंने बोला एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल होते हैं, तो नो दे आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते हैं। पहली बात तो ए स्टेटमेंट सही है, आर फॉल्स हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बेटा हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज अ केमिकल व्हिच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ अमाइंस। बेटा ये हमारा क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, अगर आप सभी बच्चों को याद होगा हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, राइट। वो कहता है व्हेन एन अमाइन ए रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फोनामाइड व्हिच इज सॉल्युबल इन अल्कली। अमाइन ए क्या होगा बेटा, देखो अगर आपकी रिएक्शन हो रही है तो मैं पहली बात बताती हूँ, प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करता है और जो प्रोडक्ट बनाता है वो सॉल्युबल होता है अल्कली के अंदर। दूसरी बात बेटा, सेकेंडरी अमाइन ये रिएक्शन करता है लेकिन जो प्रोडक्ट बनाता है वो इनसॉल्युबल होता है बेटा इन अल्कली। और बेटा 3 डिग्री अमाइन वाली रिएक्शन ये शो ही नहीं करता, 3 डिग्री नहीं दिखाता है। तो एन इथाइल ईथन अमाइन पहली चीज हमारे पास आता है, एन इथाइल ईथन अमाइन हमारे पास आ रहा है विच इज अ 2 डिग्री अमाइन बेटा, ठीक है। एन एन डाइथाइल ईथन अमाइन 3 डिग्री है ये हमारे पास, ईथन अमाइन हमारे पास 1 डिग्री है, और एन मिथाइल बेंजीन अमाइन तो बेटा ये भी हमारे पास 2 डिग्री आ जाता है। तो बेटा सीधी सी बात है मैम, प्राइमरी अमाइन जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट देगा जो सॉल्युबल होगा अल्कली के अंदर, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जी इस क्वेश्चन को लेकर के। टड़ा आ जाओ अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने क्या कहता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन अमाइन ऑन रिएक्टिंग विद Br2 इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स एन अमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट अमाइन। पहली बात तो बेटा Br2 के साथ रिएक्शन हो रही है, दूसरी बात आप ब्यूटेन अमाइड ले रहे हो, मतलब कि ये आपकी जो रिएक्शन हो रही है ये Br2 के साथ जब होती है NaOH की प्रेजेंस में होती है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ वो कह रहे हैं इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज अ सेकेंडरी अमाइन, इट कैन फॉर्म अ स्टेबल डाइअजोनियम सॉल्ट, इट हैज 1 कार्बन मोर देन द अमाइड। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा पहली बात तो यार इट इज अ सेकेंडरी अमाइन, क्या ये एक सेकेंडरी अमाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन अमाइड, ठीक है, ये पूछा गया। अमाइन के रिगार्ड में अगर हम पूछते हैं, देखो ब्यूटेन अमाइड है ना, ऐसा केस आपके पास आएगा। तो बेटा अगर आप यहाँ से देखोगे ये हिस्सा हमारा हट भी जाता है ना, ये हिस्सा हमारा हट भी जाता है, तो पहली बात तो NH2 ग्रुप है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी तो नहीं है। स्टेबल डाइअजोनियम सॉल्ट यहाँ नहीं बनता है, इट हैज कार्बन एटम मोर देन द अमाइड, नहीं बेटा लेस देन द अमाइड आना था, तो यस इट इज एन ऑप्टिकल एक्टिव, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्ड में। चलिए बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 21 की तरफ चलते हैं। देयर आर 5 रिएजेंट बॉटल्स कंटेनिंग
NO2, HCl, phenol, aniline, NaOH separately in them. Teacher asked Amit to take an orange dye using the suitable chemicals out of the 5 reagent. Orange dye किससे बनने वाला है? Write the chemical equations and the conditions for the steps involved in the preparation and name the type of the reaction. भाई बहुत सिंपल सी है हमारी रिएक्शन मैम, ये हमारी एजो डाई वाली रिएक्शंस है। एजो डाई वाली रिएक्शंस में क्या होता था, आप लेते हो बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, क्या लेते हो, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट लेते हो, और उसकी रिएक्शन मैम आप करवाने वाले हो फिनोल के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके की हमारी रिएक्शन होती है। बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट है तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ये रिएक्ट करेगा जी फिनोल के साथ। इस पे हाइड्रोजन ऐसे लगा है बेटा, यहाँ से आप HCl रिमूव करवाते हो, ऐसे HCl रिमूव हो जाता है और आपको इस तरीके से N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और इस पे OH लगा है। तो हमें यहाँ से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता है विच इज बेसिकली योर कंपाउंड, जो कि एक ऑरेंज कलर का हमारा यहाँ से हमें डाई देखने को मिलता है। तो बेसिकली हमारी बेटा ये एक हमारी रिएक्शन होती है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिलता है। तो राइट द केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दिया, ऑरेंज डाई, नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो यार एजोनियम वाली रिएक्शन होती है, एजो डाई वाली रिएक्शन हमारी ये हो जाती है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन के प्रति चलते हुए, हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 22 और ये हमारा जो होने वाला है, दिस इज फ्रॉम दी चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स विच इज गोइंग टू बी योर चैप्टर नंबर 5। बेटा लास्ट चैप्टर है आपका बुक नंबर 2 का, तो उसके सवाल हम कर रहे हैं। शोन बिलो इज द चेन स्ट्रक्चर ऑफ एन अननोन कंपाउंड ए। आपने बताना है क्या होने वाला है, क्या इस तरह का ये आपका कंपाउंड है। तो बेटा देखिए, मैंने आपको जब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स आपको पता होगा, एक अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। बेसिक नहीं मतलब एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है। बेसिक अमाइनो एसिड कब कहलाएगा, जब NH2 ग्रुप की मात्रा ज्यादा होगी COH से। एसिडिक कब कहलाएगा, जब COH का नंबर ज्यादा होगा NH2 से, ठीक है। और अगर दोनों सेम है तो न्यूट्रल है। यहाँ इस केस के अंदर अगर हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, भाई एक NH2 दे रखा है और यहाँ एक ही COH दे रखा है। भाई NH2 का नंबर क्या है यहाँ पर मैम, ज्यादा है। NH2 का नंबर ज्यादा है तो भाई ये कंपाउंड क्या होगा, बेसिक होगा। तो दिस इज बेसिक इन नेचर। आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़े भाई। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा बेटा। वो कहता है सुक्रोज एंड फ्रक्टोज कैन नॉट गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। पहली बात तो यार देखो, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज की बात की गई है, तो यार ये असर्शन हमारा क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो फ्रक्टोज जो होता है वो तो रिड्यूसिंग शुगर है, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर, वो टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो भाई ये तो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। सुक्रोज एंड फ्रक्टोज डू नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप। अरे भाई फ्रक्टोज के पास क्या होता है, देखो पहली बात, फ्रक्टोज के पास तो भाई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, बिल्कुल सही। फ्रक्टोज के पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो भाई ये स्टेटमेंट में रीजन तो सही है बेटा, लेकिन असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आज की क्लास का, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर चैटर्जी वाज हैविंग पेन इन हिज जॉइंट्स। उनकी जॉइंट्स में पेन था। द शेप ऑफ वन ऑफ हिज कैनियंस एंड सम ऑफ हिज टोज गॉट डीफॉर्म्ड एज अ बिट। He visited the doctor, डॉक्टर के पास गए। Along with the medications, he was asked to take ample amount of milk and eggs, ठीक है। He was also asked to take, ठीक है, capsules लेने को बोले, liver oil capsules लेने को बोले। The doctor asked Mr. Chatterjee to expose himself to sufficient sunlight every day, ठीक है। तो वो कहता है what is the most probable disease जिनसे वो सफर कर रहे हैं। पहली बात तो आपसे ये सवाल आया। तो बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं ये ऑस्टोमलेशिया होती है। क्या होती है भाई, ये ऑस्टोमलेशिया डिजीज होती है, ठीक है, जिससे वो सफर कर रहे हैं। राइट एवरीबडी, क्योंकि उन्होंने बोला उनके टोज भी क्या हो गए, डिफॉर्म हो गए। मिस्टर चैटर्जी फाउंड वन मॉर्निंग इन द मिल्क हैड, ठीक है, इसका आंसर लिखना चाहते हो तो ऑस्ट्रोमलेशिया। फिर वो कहता है भी मिस्टर चैटर्जी फाउंड वन मॉर्निंग दैट द मिल्क हैड कर्डल्ड, ठीक है, विच कुड बी अ प्रोबेबल रीजन फॉर हिज ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन थी, तो भाई यहाँ ये कब होता है, ये होता है डीनेचुरेशन, जब हो जाए प्रोटीन का। सो ये जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, दिस इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या हो गई, डीनेचुरेशन हो गई प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की जब डीनेचुरेशन होती है तो ऐसे होता है, जब चेंज होता है पीएच के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और इसकी वजह से जो होता है मिल्क जो होता है वो कर्डल्ड हो जाता है, ठीक है। हाउ कैन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट हेल्प इन इंप्रूविंग द हेल्थ कंडीशन ऑफ मिस्टर चैटर्जी। भाई उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसे सही हो सकती हैं, तो भाई जब ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, ठीक है, जब ये प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर क्या होता है, विटामिन डी जो होती है ना वो बहुत मदद करती है, और सनलाइट से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। इस वजह से विटामिन डी उनकी मदद करेगी, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट से उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। तो विटामिन डी हम लिख सकते हैं।
क्योंकि सनलाइट से क्या मिलेगी, विटामिन डी मिलेगी। तो बेटा आई होप सो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, है ना, ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सो देयर इज नो होमवर्क एंड आई होप सो बेटा, आई होप सो ये सभी को जो क्वेश्चंस थे 24 क्वेश्चंस थे ये बहुत 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 प्रोडक्टिव लगे होंगे। सो अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, पेपर फोड़ करके आना यार तुम्हें, है ना। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा यार ये तो वही क्वेश्चंस है, ये तो वही चीज़ें जो हमने क्लास के अंदर पढ़ी हैं, और अगर नहीं पढ़ी है तो बेटा साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अभी दी है, आपको चीज़ें क्लियर होंगी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस क्लास। आई होप सो सभी ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।